अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी कैफ 3 रिवीजन सीरीज़ के कुछ वीडियोस चल रही थी जिसमें हमने पास्ट पेपर लेटेस्ट अटैम्प्ट ऑटम 2022 की डिस्कशन स्टार्ट की थी। कुछ क्वेश्चन उसमें से सेक्शन ए के हम कर चुके थे, सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन और सेक्शन बी हमारा रहता है। हम अभी तक जो क्वेश्चन ऑटम 22 के डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज़ में, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो अब मुझे लगता है उसी सीक्वेंस में मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह चलूँ जैसे मैं एग्ज़ाम में एक समझ तक स्टूडेंट को चलना चाहिए। आसान सवाल पहले कर रहे हैं, सेक्शन बी के सवाल आसान होते हैं। तो अभी तक हमने जो 4 सवाल किए थे, 2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, 2 ओवरहेड से रिलेटेड थे। अब मुझे लग रहा है कि इट्स अ टाइम टू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। सेंटोरस लिमिटेड क्वेश्चन है जी, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखना उसकी रिक्वायरमेंट से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। Evaluate above options and advise the most beneficial option। क्या ऑप्शन है और उसमें से बेनिफिशियल ऑप्शन के बारे में फैसला कैसे किस असूल के तहत करना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन देन विल गेट इनटू इट। तो Centaurus Limited is engaged in the business of manufacture and supply of leather jackets. Presently, CL manufactures 30,000 jackets per month. 30,000 per month. Following information is available for the month of August 22 गुजर चुका है। ख्याल रखा कीजिए एग्जामिनर जब आपको पेपर सेट करता है तो ये जहन में रखना होता है कि वो कौन सा महीना हमारा ऑटम 22 का पेपर सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो रहा है। अगस्त 22 इज द पास्ट, मोस्ट रिसेंट मंथ उस वक्त था जो खत्म हुआ, उसके हिसाब से इसने डाटा दिया है। नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर 350 हैं। स्टैंडर्ड मंथली आवर्स पर वर्कर 200 हैं। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक जैकेट बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स 3 लगते हैं। नॉर्मल वेज रेट पर आवर 150 है। ओवर टाइम वेज रेट पर आवर 250 है। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 120 है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इस केस में लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है। इन दोनों को टोटल को कम करने की बात हो रही है। सीएल मैनेजमेंट इज इवैल्यूएटिंग फॉलोइंग टू वेज इंसेंटिव प्लान। 2 वेज इंसेंटिव प्लान सोच रही है कंपनी जिनकी मदद से लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड टोटल को कम करने की कोशिश की जाएगी। ऑप्शन 1, इंट्रोड्यूस्ड अ पीस वेज सिस्टम at the rate of 500 per unit. This is expected to make workers 15% more efficient. पीस रेट सिस्टम ले आए, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। 15% एफिशिएंसी ख्याल है इस पीस रेट सिस्टम से लेबर की बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, इंट्रोड्यूस अ बोनस स्कीम ऑफ ₹50 पर यूनिट इफ अ यूनिट इज कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अगर यूनिट्स 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम में बने तो ₹50 पर यूनिट बोनस दिया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस 70% यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। मतलब 30% स्टैंडर्ड टाइम में बनेंगे और 90% जो है वो आपके 70% यूनिट्स 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम में बनेंगे। अच्छा, हमसे कहा गया वैल्यूएट द अबव ऑप्शन एंड एडवाइज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। अब बेसिकली अब 3 ऑप्शन कंपनी के पास बन गया ना। एक तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, जो इस प्लान के तहत चल रहे हो वैसे चलते रहो। दूसरा ऑप्शन नंबर 1, तीसरी ऑप्शन नंबर 3। तो हमें इन तीनों ऑप्शन में कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और देखना है टोटल ऑफ लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड किस ऑप्शन में मिनिमम है। एग्जिस्टिंग ऑप्शन और ऑप्शन 2, इन 3 को कंपेयर करके कन्वर्जन कॉस्ट देखेंगे। किस ऑप्शन में कन्वर्जन कॉस्ट लीस्ट है उस ऑप्शन को हम रिकमेंड करेंगे। तो चलें जी, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग ऑप्शन को लेके कि अगर हम एग्जिस्टिंग प्लान के तहत चलें तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट क्या आ रही है। अगर हम एग्जिस्टिंग प्लान के तहत चलें तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट क्या आ रही है? इसमें लेबर कॉस्ट आएगी और इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग प्लान के तहत चलते हैं तो हमें जो चीज़ बताई गई है, हम एक छोटी सी वर्किंग से ना पहले ज़रा आवर्स का हिसाब बना लें। मैं एक छोटी सी वर्किंग नीचे बनाता हूं जिससे मैं आवर्स का हिसाब लगा लेता हूं। मेरे पास मंथली अवेलेबल आवर्स कितने हैं? मेरे पास मंथली अवेलेबल आवर्स हैं जनाब, हमें बताया गया है 350 वर्कर्स हैं और 250 पर मंथ हर वर्कर 200 आवर्स हर वर्कर एक महीने में काम करते हैं।
इसका मतलब मेरे पास 70,000 आवर्स मंथली अवेलेबल है। अगर मुझे 70,000 से ऊपर काम करवाने हैं तो वो ओवर टाइम में होगा। और स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड जो मंथली हमारे बनते हैं वो 30,000 यूनिट्स इंटू 3 आवर पर यूनिट, वो 90,000 बनते हैं। इसका मतलब हर महीने हमारा मंथली ओवरटाइम जो लगेगा वो बनेगा 20,000 आवर्स। ये एक छोटी सी हमने वर्किंग बना ली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहानी हमारी चल कैसे रही है। अच्छा, हम एग्जिस्टिंग प्लान के तहत चलते हैं। एग्जिस्टिंग प्लान के तहत चलें तो जनाब हमारे 90,000 घंटे लेबर के लग रहे हैं, जिसमें से 70,000 हमारा नॉर्मल टाइम है, वो पे होगा 150 पर आवर पे, और 20,000 हमारा ओवर टाइम है जो कि पे होगा 250 पर आवर पे। लीजिए जी, यहां से हमारी एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट निकल जाती है। एग्जिस्टिंग प्लान के तहत मंथली लेबर कॉस्ट, एग्जिस्टिंग प्लान के तहत मंथली लेबर कॉस्ट 70,000 इंटू 150 प्लस 20,000 इंटू 250। लीजिए जी, ये 15.5 मिलियन बन रही है। इसको हम रुपीज़ इन थाउजेंड कर लेते हैं जी आसानी के लिए, रुपीज़ इन थाउजेंड, तो 15,500 ये हमारी लेबर कॉस्ट होगी। और वेरिएबल ओवरहेड उसने हमें बताया हुआ है जी, वो तो 120 रुपये पर आवर हैं। इस केस में वर्किंग वन में हमने जो 90,000 आवर्स लिए हुए हैं, इस पे तो पूरे का पूरा 120 के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड लग जाएगा। ये बनेगा 10.8 मिलियन, 10,800। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग प्लान हमारा बनता है 26,300। ये हमारी एग्जिस्टिंग प्लान के तहत कन्वर्जन कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग प्लान के तहत टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। अब हम ऑप्शन वन के तहत देखते हैं यही कॉस्ट हमारी क्या बनती है। ऑप्शन वन में हम लेबर देखेंगे कॉस्ट क्या है, ऑप्शन वन में वेरिएबल ओवरहेड देखें कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, ऑप्शन वन क्या है कि आप लेबर को 500 रुपए पर यूनिट पे करें। तो भाई 30,000 यूनिट्स आपने बनाने हैं, 500 रुपए पर यूनिट पे करेंगे तो आपकी जो लेबर कॉस्ट बनेगी वो 15 मिलियन बनती है। और इस केस में वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे, 120 पर लेबर आवर। इस केस में हमारे लेबर आवर कितने लगेंगे, हमें बताया गया है 15% एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब नॉर्मली हमारे लेबर आवर 90 लग रहे थे, तो 15% एफिशिएंसी का मतलब 15% से टाइम कम होकर 85% पे आ जाएगा। हमारे लेबर आवर्स इतने रह जाएंगे और इसके ऊपर 120 रुपए के हिसाब से हमारा वेरिएबल ओवरहेड इनकर होगा। तो 90,000 हमारे एग्जिस्टिंग लेबर आवर 90 लग रहे थे ना हमारे, ये देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन में, लेकिन अब 15% टाइम कम हो गया, 76,500 रह गए और उन पे 120 के हिसाब से ओवरहेड जो बना वो 9180 है, 9180। इस ऑप्शन के तहत टोटल कॉस्ट जो बनी 24,180। ये दूसरी ऑप्शन होगी जनाब। शुरू में हमने इसको हाथ नहीं डाला, हमें क्योंकि रिक्वायरमेंट से थोड़ा डिसीजन मेकिंग टाइप का सवाल लग रहा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था, लेकिन ये तो बड़ा आसान सा सवाल निकला है और ऐसा अक्सर क्वेश्चन में हो जाता है। तो कोई इशू नहीं, हमने कौन सा कोई इसको छोड़ के कोई बहुत मुश्किल सवालों में हाथ डाला था, हमने तो आसान सवाल ही पकड़े थे। ये भी आसान निकला है तो ये तो हमें ज़्यादा खुशी की बात है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन कि आप लेबर को पे करें टाइम सेव्ड के ऊपर बोनस। अब हम इस हेड में देखेंगे हमारी लेबर कॉस्ट क्या बनेगी और वेरिएबल ओवरहेड क्या बनेंगे हमारे। अच्छा जी, हमें कहा गया है कि इस केस में होने क्या जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है कि 90% टाइम में अगर आप बना लेंगे यूनिट्स, 90% टाइम में अगर आप यूनिट्स बना लेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। कितना, 50 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, हमें कहा गया है 90% टाइम हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 30,000 यूनिट्स की 70% प्रोडक्शन जो होगी वो 3 घंटे पर यूनिट नहीं 90% टाइम में होगी। तो इनका टाइम कितना बना,
56,700 और 30,000 के जो 30% यूनिट बचेंगे उन पर पूरा 3 घंटे का टाइम लगेगा। $27,000। इसका मतलब हमारा जो लेबर टाइम टोटल लगने जा रहा है $83,700। 83,700 ये हमारा टोटल लेबर का टाइम लगने जा रहा है। ये हम इसको वर्किंग नंबर 3 है शायद, जो भी नंबर है जनाब, वर्किंग 2 है, वर्किंग 2 हम बना रहे हैं। तो इसमें लेबर आवर रिक्वायर्ड कितने हैं, ये में लेबर आवर रिक्वायर्ड है। इन लेबर आवर रिक्वायर्ड के हिसाब से हम लेबर कॉस्ट बनाते हैं। लेबर कॉस्ट होगी जी 83,700 आवर्स काम करेगी लेबर। इस पे इनको हम पे करेंगे कितना जी, सारा तो इसमें भी कुछ नॉर्मल ओवर टाइम है ना, इसमें से 70,000 जाएगा नॉर्मल टाइम पे, वो जाएगा जी 150 के हिसाब से। फिर इसमें से जो 13,700 बचे वो ओवर टाइम के हिसाब से, वो 250 के हिसाब से जाएगा। और फिर बोनस मिलने हैं। बोनस कितने यूनिट्स में मिलने हैं, जो 90% टाइम में बने। वो कितने बने हैं, वो ये हैं। तो 30,000 इंटू 70% इंटू 50, ये है जी बोनस की अमाउंट। लीजिए जी, यहां से आप लेबर कॉस्ट ले लीजिए, आपकी क्या बनती है, 70,000 घंटे नॉर्मल टाइम पे, 13,700 घंटे ओवर टाइम, प्लस 30,000 यूनिट्स की 70% प्रोडक्शन जो 90% टाइम में की गई, उस पर 50 रुपये के हिसाब से बोनस। तो 14,975 ये जनाब की लेबर कॉस्ट बनती है ₹14,975,000। ये रुपीज़ में कॉस्ट आ गई, हम रुपीज़ इन 1000 में ले रहे हैं, तो 14,975। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे जो आवर्स बने थे 83,700 इंटू 120, 83,700 इंटू 120, लीजिए जी 10044, इनका सम कर लीजिए। $25,019। लीजिए जी, तीनों ऑप्शन हमने एग्जिस्टिंग, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तीनों केसेस में कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, और जिस केस में कन्वर्जन कॉस्ट सबसे कम होगी दैट ऑप्शन विल बी रिकमेंडेड। तो हमारी रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे 26,350 है, 26,300 है, ये कॉस्ट भी ज़्यादा है, और ऑप्शन 2 में 25,019 है, ये भी ज़्यादा है। हमारी रिकमेंडेशन है 24,180। अच्छा जी, इसको भी ज़रा देखते हैं, इसकी भी मार्किंग स्कीम। जैसे मैंने आपको इनकरेज किया हुआ है कि मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स ज़रूर पढ़ा करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले कमेंट्स, या चलें पहले मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सबसे अवेलेबल के परफॉर्मेंस देखिए क्वेश्चन 1 की क्या है। उफ, इट्स वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अब जिस तरह का सवाल है उसके हिसाब से ये पुअर परफॉर्मेंस बनती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर बता दूँ कि ये सारा इशू जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रहता है बच्चों के साथ, बच्चे सवाल को अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते। अब जितना आसान सवाल था उसमें ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 100 में से 29 बच्चे इस क्वेश्चन में 4 या इससे ज़्यादा मार्क्स ले पाए। ठीक करने वाली बात नहीं हो रही, पासिंग मार्क्स स्कोर करने की बात हो रही, विच इज़ पुअर परफॉर्मेंस। एक दफ़ा पढ़ के सवाल करने का शौक हमें होता है, मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, 2 से 3 दफ़ा सवाल को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से बहुत बेहतरीन स्कोर आप कर पाएंगे इंशाअल्लाह। पेपर भी पूरा होगा, स्कोर भी बड़ा अच्छा रहेगा आपका इंशाअल्लाह। तो जी कमेंट्स में मार्किंग स्कीम पहले देखते हैं, फिर कमेंट पे आएंगे जी। तो मार्किंग स्कीम हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग स्कीम, कन्वर्जन कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, कन्वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 1, कन्वर्जन कॉस्ट अंडर ऑप्शन 2 एंड कंक्लूजन।
तो बेसिकली उसने कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए अलग मार्क्स नहीं दिए हुए, बट आई बिलीव कि अगर आपने लेबर ठीक कर ली, वेरिएबल ओवरहेड में गड़बड़ की, तो फिर भी प्रोपोर्शन मार्क एग्जामिनर आपको ज़रूर देगा। अब हम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं। जनरली क्या बच्चों ने यहाँ पे गलतियाँ की। ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस अटेम्प्ट, अच्छा सॉरी ये है जी, एग्जिस्टिंग कन्वर्जन कॉस्ट वाज नॉट कंप्यूटेड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। अब कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, अच्छा बच्चों ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को ही ले लिया, एग्जिस्टिंग कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया, ये एक बड़ी मेजर एक गलती हुई। आवरली वेजेस वर कंप्यूटेड अलॉन्ग विद पीस वेज अंडर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में पीस रेट भी दे दिया और आवरली भी दे दी, डबल डबल तनख्वाहें दे दी। कैसी अजीब सी मिस्टेक है। लेबर आवर्स वर नॉट करेक्टली कंप्यूटेड अंडर बोथ ऑप्शन। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में लेबर आवर्स कैलकुलेट करने में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई। तो मैंने भी आपके साथ कैलकुलेट की हैं और मुझे लगा था कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लेकिन मेरे लिए परफॉर्मेंस देख के 29% पास देख के इट वाज अ शॉक फॉर मी। और ये अगेन आपके लिए फिर एक आई ओपनर है, क्यों इतनी गलतियां होती हैं एग्जाम में बच्चों से। वन रीज़न, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ते, एक दफा पढ़ के करना चाहते हो, नॉट गुड। मैं भी बार बार बोलता रहता हूँ जुमला, क्योंकि ये आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग ये सीख नहीं रहे बात। अच्छा जी, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बचता है अब सेक्शन ए का आखिरी, मैं उसको ही पहले करना चाहूंगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अब हम उस पर बात करते हैं। इट इज लीजिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ गया। यूरेनस लिमिटेड का क्वेश्चन है। स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट, कंप्यूट एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओवरऑल ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर दो प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जी। ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जब निकालना है नहीं होगा, हर प्रोडक्ट का अलग-अलग होगा। ये जी 5 नंबर का पार्ट है। और 2 नंबर का पार्ट है, एडवाइज यूएल वेदर इट शुड गो अहेड विद हिज सजेशन और नॉट। सजेशन के साथ चलना चाहिए या नहीं। लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या इसमें। यूरेनस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स X1, Y1. Following is the latest information pertaining to X1 and Y1. क्या जी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? सेल्स वॉल्यूम 5000 X1, 2500 Y1। सेलिंग प्राइस दोनों की रुपीज़ में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ में क्या है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉमन है और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो भी कॉमन है, हमें गिवन है। यूएल्स फाइनेंस डायरेक्टर हैज सजेस्टेड दैट सेल्स ऑफ X1 कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्पेंडिंग 300,000 ऑन एडवर्टीजमेंट। इसकी सेल बढ़ाई जा सकती है अगर 3 लाख एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर दें। एंड रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस बाय 5%। एडवर्टीजमेंट पे लगाएं 3 लाख, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करें 5%, तो इससे होगा क्या, वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एज अ रिजल्ट ऑफ अडॉप्टिंग दिस सजेशन। सो एक हमें एग्जिस्टिंग डाटा दिया गया है और दूसरा हमें एक सजेशन दी गई है। तो एग्जिस्टिंग डाटा को लेके पार्ट ए हमारा हल होना है और सजेशन को लेके पार्ट बी हमने परफॉर्म करना है। तो जनाब सबसे पहले एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू। ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू इस केस में मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन के रेफरेंस से आपको याद होना चाहिए। द फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट ओवर एवरेज सीएस रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट ओवर एवरेज सीएस रेशो, ये है फॉर्मूला आपका मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम बात कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की, पार्ट ए की। ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर एवरेज सीएस रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है। प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट है जी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 5.4 मिलियन प्लस एडमिन सेलिंग 4.5 मिलियन। एवरेज सीएस रेशो, इसके नीचे मैं एक वर्किंग 1 बना लेता हूं। एवरेज सीएस रेशो के लिए वर्किंग 1 बनाएं तो यू शुड रिकॉल एवरेज सीएस रेशो होती है हमारी जी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में वन वे टू कैलकुलेटेड सीएस रेशो ऑफ अ पैक। सीएस रेशो ऑफ अ पैक। तो एवरेज सीएस रेशो हम लेंगे, हम ये
इसके लिए हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम x1 एंड y1, मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम अंदाज में, एग्जाम फॉर्मेट सवाल को प्रेजेंट करूँ, आर सोल्ड इन बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स contain 2 units of x1 and 1 unit of y1। ये मैंने बजटेड सेल से रेशो उठा ली, ठीक है जी। सो हमारी एवरेज CS रेशियो जो होगी विल बी इक्वल टू सेल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स divided with revenue of a box. So contribution of a box, contribution per unit x1 का 4400 माइनस 3000, और बॉक्स में 2 हैं x1, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट y का 2200 माइनस 1500, और बॉक्स में है एक ही y1, डिवाइड कर दें इसको 4400 इंटू 2 प्लस 2200। लीजिए जी, यहाँ से हम एवरेज CS रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी चेक कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है जी। 44 माइनस 3000 प्लस 1, हमारी एवरेज CS रेशो जो आती है दैट इज पॉइंट एक मिनट जी, मुझे कैलकुलेट करने में (31.82) हमारी एवरेज रेशियो 0.3182 है, या इसको 31.82% भी हम पढ़ते हैं। ये हमारी एवरेज CS रेशियो है जी। इसको हम यहाँ पे फीड करेंगे 0.3182, तो हमारे पास आ जाता है ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू। इट इज ₹1,112,508। ये ओवरऑल हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। अब ब्रेक इवन रेवेन्यू से अब हमें जाना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। ब्रेक इवन रेवेन्यू से मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में जाना है, तो उसके लिए हम फिर पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लेते हैं, और ब्रेक इवन यूनिट्स हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग निकालेंगे, x1 और y1, और उसके बाद हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बजटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अच्छा जी, x1 का ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकले? उसके लिए पहले हमें ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू को x1 और x2 में स्प्लिट करना है, और फिर x1 के ब्रेक इवन रेवेन्यू को x1 की प्राइस से डिवाइड कर देना है। तो जनाब, हमने अब रेवेन्यू को स्प्लिट करना है। इस रेवेन्यू को x1 और y1 में स्प्लिट करने का तरीका क्या है? रेवेन्यू स्प्लिट किया जाता है इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यू इन अ बॉक्स। तो जैसे टोटल रेवेन्यू का जो हिस्सा x1 के हिस्से आएगा, x1 का रेवेन्यू इन अ बॉक्स
ये जनाब X1 का रेवेन्यू इन द बॉक्स है और ये टोटल रेवेन्यू ऑफ द बॉक्स है। तो X1 का रेवेन्यू इन द बॉक्स 8800 जो 2200 11,000 टोटल। तो जनाब यहां पे इसका हिस्सा बना 8800 ओवर 11,000। ये आपको यहां से मिल गया X1 का ब्रेक इवन रेवेन्यू और इसको X1 की प्राइस से डिवाइड कर दें तो ये X1 के ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। X1 के ब्रेक इवन यूनिट्स फाइव 6 5 7 यूनिट्स। इसी अंदाज में हम Y1 के भी ब्रेक इवन यूनिट्स बनाते हैं। पहले Y1 का ब्रेक इवन रेवेन्यू, Y1 का रेवेन्यू बॉक्स में है 2200, टोटल बॉक्स का रेवेन्यू है 11,000 और इसको Y1 की प्राइस से डिवाइड करें। Y1 की प्राइस है जी हमारे पास 2200। टू एट लीजिए जी, ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। ब्रेक इवन यूनिट्स के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे लिए बड़ा सिंपल रह गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी X1 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा X1 की बजटेड सेल्स 5,000 माइनस 5657। ये तो नेगेटिव आ गया तो हम इसको लिखेंगे -657। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी उलट है, मतलब हमारी बजटेड सेल ब्रेक इवन सेल से नीचे है। इसी तरह Y1 का बजटेड सेल्स हैं 2500 और ब्रेक इवन सेल्स हैं 2828। तो भाई इसकी भी बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल से नीचे हैं, इसका भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी -328 है। तो बहरहाल माइनस है तो कोई बात नहीं, जो भी है वी हैव टू कैलकुलेट इट। बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। सो वी हैव डन पार्ट ए, जिसमें कहा गया था कि ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू बताइए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स बताइए। तो दोनों का हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बना दिया। उसने हमसे जो चीज मांगी थी वो ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ये जी पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। अच्छा, पार्ट बी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पार्ट है जी। वो कहता है कि अगर हम 3 लाख का खर्चा करें तो हम 20% एडिशनल X1 के यूनिट्स बेच, 3 लाख का खर्चा करें, 5% से प्राइस गिराएं तो हम 20% एडिशनल यूनिट्स बेच सकते हैं। तो भाई इसका तरीका बड़ा आसान सा है। आप देख लीजिए कि आप अगर 5% प्राइस गिरा के 20% यूनिट्स ज्यादा बेच लेंगे तो उससे एडिशनल कंट्रीब्यूशन का कमाएंगे आप, और माइनस कर दें एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन। आपको पता लग जाएगा भाई इस स्ट्रेटजी का X1 के कमाई पे क्या असर आने वाला है। एडिशनल जो कमाई निकल रही है उसको 3 लाख से कंपेयर कर लें। जैसे मैं इसमें जो कंपैरिजन करूंगा, मैं देखूंगा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम X1 if proposal is implemented। इसमें से मैं लेस करूंगा एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ X1। यहां से मिल जाएगा इंक्रीमेंटल या एडिशनल कंट्रीब्यूशन। इसको मैं कंपेयर कर लूंगा एडिशनल खर्चा जो हमने लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से, और फिर नेट हम देख लेंगे नेट हमें कॉस्ट है या नेट हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, या नेट कंट्रीब्यूशन में से कॉस्ट नेट कॉस्ट है या बेनिफिट है। हम इसको बेनिफिट लिख देते हैं। अच्छा जी, एडिशनल कॉस्ट एडवर्टीजमेंट तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 3 लाख रुपया। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन 5,000 यूनिट्स X1 के बेचने हैं एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4,400 माइनस 3,000।
तो 1400 इंटू 5000 ये बनता जी 7 मिलियन। और अगर आप स्कीम लाते हैं तो आपके यूनिट्स बिकेंगे 5000 से 20% ज़्यादा, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपकी प्राइस फिर 4400 नहीं रही, 4400 का 95% रह जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट वहीं की वहीं 3000 रुपये खड़ी होगी। लीजिए जी, अगर आप स्कीम लाएंगे तो रेवेन्यू आपका 20%, वॉल्यूम आपका 20% से बढ़ जाएगा, सेल वॉल्यूम आपका 20% से बढ़ जाएगा और प्राइस 5% से कम होगी। ये रिवाइज कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन आ गई। अब यहां से रिवाइज वैल्यू निकाल लेते हैं हम कि क्या आती है जनाब। 5000 इंटू 1.2 मल्टीप्लाइड विथ ये जनाब आती है यहां से 70800000। इसका मतलब अगर हम स्कीम नहीं लाते तो हम 7000 कंट्रीब्यूशन, 7 मिलियन कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं X1 से। अगर हम स्कीम ले आते हैं तो हम 80,000 ज्यादा कमाएंगे। तो 80,000 ज्यादा कमाने के लिए स्कीम पे खर्चना कितना पड़ेगा? 3 लाख। तो क्या यह फायदे की बात है? तो आंसर इज नो। 3 लाख खर्च करके 80,000 कमाना ये बिल्कुल फायदे की बात नहीं है। हमसे पूछा गया एडवाइज यूएल वेदर इट शुड गो एड विद हिज सजेशन और नॉट। हमारा डिसीजन है डू नॉट गो विद सजेशन, गो एड विद सजेशन। अच्छा, इसमें एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसने इस कैलकुलेशन में Y1 को भी बीच में शामिल कर लिया जिसकी कतन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सजेशन का ताल्लुक सिर्फ X1 के साथ है, X1 की सेल्स, X1 की प्राइस के साथ है। तो हमें इसको Y1 में इसको शामिल करने की जरूरत कतन नहीं है। तो मैंने बिल्कुल जो फोकस कैलकुलेशन परफॉर्म की, आंसर दे दिया। आपको मैं रिपीटेडली बता चुका हूं पहले भी कि फॉर्मेट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। असल चीज मैटर करती है कि एग्जामिनर से हमारा आंसर वो मैच करे, तो वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि 2,20,000 का नुकसान है, हमें सजेशन को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जरा इसकी भी जरा मार्किंग स्कीम पे नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 6 की मार्किंग स्कीम और कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए जनाब। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 नंबर, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू 1 नंबर, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स 2 नंबर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 नंबर। आपने देखा हम इसी तरह हमने कैलकुलेशन सारी परफॉर्म की है ना, हमने इसी तरह स्टेप में चीजें निकाल के आंसर तक पहुंचे हैं। तो हर स्टेप पे नंबर मिलते जा रहे हैं, कोई ये गलती हो जाए आगे नंबर नहीं कटते उसके। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन 80,000 निकाला, उसका 1 नंबर। इंक्रीमेंटल कॉस्ट 3 लाख फीड की, उसका 1 नंबर। और इनको कंपेयर करके डिसीजन देना, आधा नंबर। ये जनाब आपका उसका हिसाब किताब हो गया। अब परफॉर्मेंस देखें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 की परफॉर्मेंस इतनी मजे की बिल्कुल नहीं है। जितना आसान सीवीपी ये सवाल था, मुझे लगता है कि इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। बट मैं बार बार उसी पे आता हूं, क्यों नहीं आप सही कर पाते आसान सवाल? क्योंकि आपने बेसिक्स फार्मूलाज को रीडिंग पे तवज्जो नहीं की होती। ये सारे बेसिक फार्मूलाज ही हैं जिनको हमने यहाँ पे सवाल में डिस्कस किया, इंप्लीमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सेक्शन ए के सवालों में सिर्फ ये एक सवाल ऐसा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बच्चों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है, और ये ईओक्यू का सवाल है। इसका मतलब ईओक्यू के सवाल के अलावा इन जनरल सब बच्चों ने कहीं ना कहीं गलतियां की हुई हैं, और उससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि नोट्स पढ़ें, किताब पढ़ें, असूलों को अच्छी तरह सीखें, और जब एग्जाम में सवाल करें, घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सवाल बार बार पढ़ने की आदत डालें। क्वेश्चन नंबर 6 के एग्जामिनर कमेंट्स जनाब क्या है, ये लीजिए। Question required the existing break-even sale and margin of safety. However, some examinees computed break-even sale and margin of safety after implementing the finance director suggestion. हालांकि क्वेश्चन में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन बताओ, बच्चों ने सजेशन इनकॉर्पोरेट करके ब्रेक इवन कैलकुलेट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ब्रेक इवन यूनिट कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग फिक्स्ड कॉस्ट विद ओनली वन प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये भी कितनी गलत बात है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन है। बेसिक फार्मूला में याद नहीं रहा बच्चों को कि फिक्स्ड कॉस्ट ओवर वेटेड एवरेज, एवरेज कंट्रीब्यूशन, और जो कि हम बॉक्स के फार्मूला से वन वे टू कैलकुलेट दैट इज यूज द बॉक्स का कॉन्सेप्ट।
मार्जिनल सेफ्टी यूनिट्स वर नॉट कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर x1 y1, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मैंने अब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में बड़ा क्लियरली आपको बताया हुआ है कि मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में जब ब्रेक इवन रेवेन्यू भी गएगा ना, तो आपने उसको प्रोडक्ट में ब्रेक इवन प्रोडक्ट में स्प्लिट करना होता है। यहां पे उसने ओवरऑल ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या दिया, इसलिए हमने उसको रेवेन्यू को स्प्लिट नहीं किया ऑन द फेस ऑफ इट। ऑल्दो ब्रेक इवन यूनिट्स पे जाने के लिए हमें ब्रेक इवन रेवेन्यू को स्प्लिट करना पड़ गया अल्टीमेटली, बट जरूरी होता है। यूनिट्स तो इन एनी केस आपको x1 और y1 में स्प्लिट करने थे, क्योंकि यूनिट्स दोनों के सेम नहीं हो सकते। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वाज नॉट कंसिडर्ड इन द वैल्यूएशन वेदर टू गो अहेड विद डायरेक्टर फाइनेंस सजेशन और नॉट। सो इन जनरल बात फिर वहीं पे आती है कि जो कॉमन मिस्टेक नजर आ रही हैं वो यही है कि स्टूडेंट सवाल अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा। अच्छा जी, ये वीडियो आज की इस वीडियो को अभी हम यहीं तक क्लोज करते हैं। हमारे सेक्शन बी की डिस्कशन रह गई है 3 क्वेश्चन पे। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में जब मिलेंगे तो विल ट्राई कि हम उनको नेक्स्ट सेशन में ही मैं आपसे उन सब डिस्कशन को कंप्लीट करके ये क्लोज करें सेशन को। दैट विल बी इन अ डे और 2 इंशाअल्लाह। बाकी 3 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिटिंग में उसको करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।